बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में और रुपए की भी होगी शुरुआत, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको संकेत 25 अंकों पर है एसजीएक्स निफ्टी। एशियाई बाजारों पर डालिए नजर। आज जापान के बाजार निक्के में तो है छुट्टी, लेकिन चीन के बाजार शंघाई आधा % ऊपर है। हांगकांग के बाजार हैंगसेंग में आज है एकदम शांत कारोबार, लेकिन बता दूं थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है निचले स्तरों से इन सारे बाजारों में। सिंगापुर के बाजार एकदम शांत कारोबार दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एशियाई बाजारों में थोड़ी थोड़ी रिकवरी का माहौल है, ज्यादातर हरे निशान के साथ। और आप देखिए अमेरिका में भी शुक्रवार देर शाम आधा % की मजबूती के साथ बाजार वहां पर बंद होते हुए दिखे। तो दुनिया भर के बाजारों से संकेत है आपके लिए पॉजिटिव हरे निशान के साथ। अब हम कैसी शुरुआत करते हैं ये देखने वाली बात है। और इस बीच एक और अहम होगा कि रुपए की चाल किस तरह की रहती है, वहां पर आज किस तरह की शुरुआत होती है वो भी देखेंगे, क्योंकि डॉलर और रुपये का भाव आपको बता दूं जो शुक्रवार का था 66 रुपए 18 पैसे पर हमने होती देखी क्लोजिंग। तो 66 से ऊपर आकर अब मजबूत नहीं हो पा रहा रुपया, बार बार 66 के नीचे क्लोजिंग देता है। और 66 के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब ये कि 66.5, 66.10, 66.15, 66 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये 65.90, 65.75 ऐसे रुपए में उल्टा होता है, वो ध्यान रखें। यानी कि इस तरह से आपको पढ़ना है। 40 अंक ऊपर सेंसेक्स और 2 अंक नीचे निफ्टी। शांत शुरुआत सेंसेक्स और निफ्टी की, लेकिन स्टॉक्स कुछ एक्शन में हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 10% नीचे दिख रहा है पहली टिक में, हालांकि उतना नीचे खुलने की कोई वजह तो है ही नहीं, तो सही लेवल्स बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन ये एक लेवल है। 2 आईटी शेयर मजबूत दिख रहे हैं, विप्रो और इन्फोसिस। तो आईटी शेयरों पर भी आज नजर रखनी होगी, लेकिन इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है और 3 पैसे की मजबूती। शांत कारोबार, कोई खास बदलाव नहीं रुपए में भी इस वक्त। तो ये एक और एक्शन वाला आपके सामने दिख रहा है। अब आइए फिर से फोकस शेयरों पर करते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, गौरव जरा देखिए वायदा कारोबार में मौका है क्या तेजी करने का, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनके कंज्यूमर प्रोडक्ट कारोबार को डीमर्ज करने को मंजूरी दे दी है। इस खबर पे क्या चल सकता है, क्या शेयर खरीदेंगे आप? देखिए अनिल जी, इसमें पोजिशंस वगैरह बने थे, लेकिन इसमें प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। आज अगर ओपनिंग में भी अगर 2 या 3 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर खुलता है तो मेरे हिसाब से इसमें एक जो काफी अच्छा एंट्री लेवल है वो चला जा चुका है। रादर प्रॉफिट बुकिंग के आसार दिखेंगे। 195 अगर आप इसका देखेंगे तो 195 200 एक ऐसा जोन है जहां से काफी बार इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखी गई है। तो मेरे हिसाब से तो निचले स्तर में बाय कीजिए, और अगर मोमेंटम के लिए खेलना है तो 195 के ऊपर बाय कीजिए, क्योंकि बार बार वहीं से स्टॉक घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से ओपनिंग पे अगर 2-3% ऊपर है, जिसके पास है प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कीजिए, या फिर निचले स्तरों पे आने के लिए वेट कीजिए, अदरवाइज ओपनिंग में बाय मत कीजिए। चले खुलते ही खरीदे नहीं है शेयर, अगर थोड़ा सा हल्का दिखे ये स्टॉक दिन के दौरान तब लिया जा सकता है। मैं विजय जी टाटा मोटर्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी कि गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि वो बिकवाली करना चाहेंगे स्टॉक में, और टारगेट जो दिया है वो 363 का दिया है। उनका मानना है कि वॉल्यूम्स जो है वो लोअर मार्जिन बिजनेस जैगुआर लैंड रोवर की ओर से ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, इस लिहाज से ओवरऑल जो स्टॉक का प्राइस है उस पर भी असर देखने को मिलेगा। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में स्टॉक में गिरावट रहेगी? एक और रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि एलसीवी सेगमेंट में, कमर्शियल लो कॉस्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एमएनएम ने इनको ओवरटेक कर लिया है। अब उसका भी असर क्या दिखेगा? देखिए मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को एक सीरियस सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो पिछले 1-1.5-2 सालों में जो वॉल्यूम्स आ रहे थे वो प्राइमरली दे वर ड्रिवन बाय जेएलआर। मगर अगर आप बात करें टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, चाहे वो इंडिका हो, जेस्ट हो, या जो भी कार के मॉडल्स इन्होंने लॉन्च करे, या उनके एलसीवी सेगमेंट में या एचसीवी सेगमेंट में कोई बहुत ज्यादा आशाजनक ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी वाइज काफी काम करना पड़ेगा। अब रिसेंटली उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी चेंज किया है, लियोनेल मेसी को लेके आए हैं, पर मुझे लगता है कि काफी कुछ और करना पड़ेगा प्रोडक्ट में भी। मुझे ये बताइए जरा कि लियोनेल मेसी के आने से आप टाटा मोटर्स की गाड़ी खरीदेंगे क्या? That's what I'm saying, Stingh Saab. That's not enough. That's not enough. That's what I'm saying. They need to do something on the product as well. तो प्रोडक्ट भी जब पसंद ही नहीं आ रहा है इंडियन मार्केट्स को, तो उतनी ऑफटेक है ही नहीं प्रोडक्ट का,
तो सिर्फ एड कैंपेन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तभी कहा कि एक सोल सर्चिंग करने की जरूरत है टाटा मोटर्स को, और संभवतः ये स्टॉक नीचे की तरफ दिख भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई थी इस तिमाही में भी उस तरह की ग्रोथ नहीं आई है टाटा मोटर्स में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी थी मगर वैसा सेल्स नंबर्स नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि ये आपको 370-380 के स्तर पर देखें, मगर डोमेस्टिक फ्रंट पे जहां पर वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, ये एक बहुत ही जबरदस्त चिंता का विषय है टाटा मोटर्स के लिए। मुझे लगता है काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी उनको। कुछ भी हो, हर्षदास, शुक्रवार को, शनिवार रात को मैंने तो मैच एंजॉय किया जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में था। 4 गोल से का कोई हाथ नहीं है, ना ही स्टॉक पर असर पड़ेगा। मेसी का जरूर हाथ था, 2 गोल में कम से कम उन्होंने जो मूव बनाया, और 4-0 से बार्सिलोना जीता है, मतलब वन साइडेड विक्ट्री। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शक्ल देखने लायक थी, जिस तरह से पिटाई हुई। चलिए उम्मीद करते हैं कि मेसी जो इतने लकी हैं टाटा मोटर्स के साथ, फुटबॉल में जो जलवा दिखा रहे हैं वही असर टाटा मोटर्स के ब्रांड पर भी ये होता है ना, आप अच्छे किस्मत वाले लोगों के साथ जुड़ते हो, आपके भी नसीब चलने लगता है। तो उम्मीद करें कि टाटा मोटर्स के अच्छे दिन आए। चलिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन राय ली जाए, एक और स्टॉक जो हम देख रहे थे वक्रांगी, यहां पर काफी एक्शन हुआ है। शुक्रवार के सेशन में कुछ फंड एक्शन हुआ है, बड़ी डील्स होती दिखी 147 रुपए पर, और रिको इंडिया के साथ कोई टाई अप किया है। मुझे नहीं पता, आप ट्रैक करते हैं चोपड़ा साहब इस स्टॉक को? मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया। वक्रांगी लिमिटेड। आई एम सॉरी, मैं एक तकनीकी राय ली जाए यहाँ पर चार्ट पर। मानस, क्या कोई एक्शन है प्राइस वॉल्यूम के लिहाज से? क्या राय है आपकी खरीदारी की फिर इस पर? देखिए, एक्शन तो बहुत हुआ है पिछले हफ्ते। अगर आप देखिए तो मंडे को ही स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो 135-136 के आसपास था उसको ब्रेक किया था, बट वहां पर वॉल्यूम्स नहीं देखने को मिले थे बहुत ज्यादा। बट उसके बाद 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन में हमने काफी अच्छा वॉल्यूम देखा। मैं समझता हूं कि स्टॉक में पोटेंशियल जो इन्होंने स्टॉक ने अगस्त में हाईज बनाए थे 172 के, उसको टेस्ट करने का है। तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 135 के नीचे लगाने चाहिए। चलिए, 135 पर स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी करिए। यहाँ पर स्टॉक में काफी तेजी आएगी। प्री ओपन सेशन में आप देखिए काफी मजबूत शुरुआत के संकेत यहाँ पर बनते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। लेकिन कौन से ट्रेड्स हैं जिसमें आज आपकी नजर होनी चाहिए? कई लोगों से बात की है पूजा ने। पूजा, बताइए क्या है ट्रेडिंग कॉल्स पर राय? क्या ज्यादा तेजी के लिए तैयार हैं ट्रेडर्स? जी, ज्यादातर तेजी की ही राय देखने को मिल रही है और फार्मा स्टॉक्स में आज ज्यादा रुझान देखा गया है। शुरुआत पहले कॉल के साथ करते हैं। आके ग्लोबल के राकेश बंसल ने मिड कैप स्टॉक अशोका बिल्डकॉन में खरीदारी करने की राय दी है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा था स्टॉक में 6% तक की बढ़त हुई थी और ये तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। 1 से 2 दिन में माना जा रहा है कि 194 के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। इसके अलावा सिमी-भौमिक.com के सिमी भौमिक ने औरोबिंदो फार्मा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 847 के लेवल्स तक देखने की उम्मीद है। 820 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। इसके अलावा जेकेडी व्यू.com के जेके दोषी ने बैंकिंग काउंटर यूनियन बैंक में बिकवाली करने की राय दी है। 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 152 के लेवल्स तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। 3 में से 2 कॉल्स में आज जानकार तेजी की राय दे रहे हैं। ठीक बात है, जानकार की राय तेजी की तरफ है, 3 में से 2। लेकिन मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस सुबह से इतने बुलिश दिख नहीं रहे निफ्टी पर, और वो थोड़े नीचे के लेवल देखकर डरा भी रहे थे। मानस, बताइए आपकी राय, खरीदारी की है कि शॉर्ट कॉल भी लेके आए आप? देखिए, जैसे मैंने अनिल जी पहले बताया कि शायद हमें आने वाले 3-4 दिन एक साइडवेज मूव देखने को मिले और उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बिल्कुल आ सकते हैं, तो इसलिए एक खरीदारी की राय रहेगी। और जो मेन ट्रेंड है वो बेरिश है, इसलिए एक सेल का कॉल रहेगा। तो पहला तो पिडलाइट पे एक बाय कॉल है, क्योंकि स्टॉक ने 320-325 के आसपास बेस बनाने के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ लास्ट सेशन में ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। 570 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। तो यहाँ खरीदारी की राय है, 542 का स्टॉप लॉस रखें। एक सेल कॉल सन फार्मा में है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं। लास्ट सेशन में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 735 का स्टॉक ने ब्रेक किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वीकली चार्ट है वो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और नेकलाइन के नीचे ही ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बिकवाली की राय रहेगी। टारगेट 705 रुपए के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 735 रुपए के, और ये भी टारगेट 1 से 2 दिनों में अचीव होने चाहिए।
चलिए, सन फार्मा में बिकवाली करे, लेकिन पिडिलाइट में तेजी का कॉल यहां पर मानस ने दिया है। 570 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन बनाएं। लेकिन दो शेयर जो वायदे बाजार में आज हरकत में दिखेंगे, जैसे अनिल भी ब्रेक से पहले कह रहे थे, स्ट्राइड्स साशून और साथ ही ऑरोबिंदो फार्मा, दोनों को ही यूएस एफडीए की ओर से कुछ अप्रूवल्स मिले हैं। तो बताइए, वायदे बाजार में कहां पर ज्यादा तेजी की पोटेंशियल दिख रही है? गौरव, क्या कॉल रहेगा, कौन सा बेहतर ट्रेड रहेगा, स्ट्राइड्स या फिर ऑरोबिंदो फार्मा? देखिए, ओआई ओपन इंटरेस्ट वीजा भी अगर प्राइस पैटर्न की बात अगर की जाए तो मेरे हिसाब से जो मुनासिब होगा ट्रेड करना वो है स्ट्राइड्स आर्कोला में, स्ट्राइड्स शासून में ट्रेड करना मुनासिब होगा। एक अच्छा ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद में फ्रेश लॉन्ग्स वगैरह बनते हुए देखे गए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि लॉन्ग्स कैरी होंगे या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो डेटा दिख रही है वो ये संकेत दे रही है कि जब तक ये 1340 1350 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ऊपरी स्तरों पर एक बार ट्रेड करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑरोबिंदो फार्मा की, तो इसमें लॉन्ग अर्निंग देखी गई है। पिछले 5 7 या 10 दिनों से इसमें कुछ खास एक्शन नहीं है ओपनर्स वगैरह में, ना इसके ऑप्शंस वगैरह में कुछ ज्यादा एक्टिविटी देखी गई है। तो मेरे हिसाब से अगर कंपैरेटिवली बात की जाए तो स्ट्राइड्स का पलड़ा मेरे हिसाब से भारी होगा, वो एक बेटर ट्रेड दे सकता है। ऑरोबिंदो फार्मा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1 या 2 दिन आप रुकेंगे तो आपको उसमें शायद बेटर एंट्री या बेटर इंडिकेशन मिल जाए कि इसमें लॉन्ग करना चाहिए या इसमें प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट करना चाहिए। ठीक बात है। और इस बीच जो ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मलेशिया में, और भारत और मलेशिया के दोनों ही प्रधानमंत्री की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी बात करें अपने दौरे के बारे में, जो कुछ भी हासिल किया है वहां पर। There are many dimensions to our connected histories. We have very old links of culture and tradition. The Malaysian-Indian community forms a very special and strong bond between us. I had the opportunity to speak to them last evening. We are defined by diversity and democracy. We have built a vibrant economic partnership. We are located on the same maritime route. We are close islands. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मलेशिया के दौरे पर, और वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुछ और शेयर पर बात करते हैं। इंडिया इन्फोलाइन का शेयर आज रेडार पर रहेगा। यहां पर जिस तरह की खबरें निकलकर आ रही हैं कि इनको एफआईपीबी की ओर से अप्रूवल मिला है कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी में जो पहले 50% के थे वो बढ़ाकर अब 80% किए जा सकते हैं, यानी कि एफआईआईज एफडीआई निवेश यहां पर बढ़ेगा। टेक्निकली मानस, क्या राय रहेगी इस शेयर पर? हर्षिता, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूं, तो उस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। आईएफएल होल्डिंग के लिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर आईडीएफसी बैंक, इसके चार्ट्स देखकर बताइए। हालांकि लंबे चार्ट्स आपके पास होंगे नहीं, लेकिन फिर भी पूछ में इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सर्किट लिमिट जो है वो 5% से बढ़ाकर 20% हो गई है वापस से। और वो ऐसा नहीं कि स्टॉक में बड़े उतार चढ़ाव की वजह से हुई, जो कि जनरली जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के 10 ट्रेडिंग सेशन तक सर्किट लिमिट थोड़ी वो 5% की रहती है, उसके बाद बढ़ जाती है। अब नॉर्मल सर्किट लिमिट पर आ गया है 66 रुपए पर। ये बताएं स्टॉक पर क्या राय है आपकी इस वक्त? मानस, क्या करें? चार्ट शॉर्ट टर्म चार्ट ही होंगे और उसी के हिसाब से बता दीजिए। देखिए, जब बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं होती है तब नॉर्मली हम इंटरडे चार्ट पे ही एनालाइज करते हैं स्टॉक को, और उसको एनालाइज करके एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि जब तक स्टॉक 67 के ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए, और शॉर्ट तब तक नहीं बनाने चाहिए जब तक स्टॉक 63 के नीचे ना चला जाए, क्योंकि एक बैंड बन गया है चार्ट पे, और आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही आपको कॉल लेना है। हम ये मान के अगर एज्यूम करके चलते हैं कि अगर एक 67 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो वहां से कम 3 से 4 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो छोटे ट्रेड करने चाहिए, बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं, इसलिए बड़े टारगेट देना मुश्किल है। एचएफ का चार्ट देखिए, यहाँ पर कोई मौका है क्या कहीं खरीदारी का? क्योंकि एलएनटी इंफ्रा ने कल शुक्रवार को 12 लाख शेयर बेचे हैं, लगभग 12 रुपए के आसपास से। मुझे याद है अच्छे से, माने पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इसमें खरीदारी की थी। अब भाव तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने ये शेयर लिया था।
ये बताइए कि बड़े फंड बेचकर निकल रहे हैं, उसके बाद क्या कहीं कोई एक उछाल का मौका बन सकता है या दूर रह जाए? छोटा शेयर है, छोटे दाम का शेयर है, बीएल कश्यप मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन इंफ्रा कंपनी है ये। देखिए, बीएल कश्यप की जहां तक बात है, जिस तरह की रिकवरी हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी, और सबसे इम्पोर्टेंट अनिल जी ये है कि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ था वो रिवर्स हुआ है। यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम का कंफर्मेशन आया है। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है और वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है, तो ये तो बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत लगता है। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करके चले तो 16 रुपए 50 पैसे के आसपास आते हैं, तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 10 रुपए 50 पैसे के नीचे लगाने चाहिए। तो एक छोटा शेयर खरीदने के लायक बन रहा है, 10 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन मानस को लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का एक मौका बन सकता है बीएल कश्यप में, तो ये देखेगा। लेकिन जो स्टॉक्स खबरों के दम पर आज बड़े एक्शन में, एक तो कैसोराम यहाँ पर 30 नवंबर से ये जेड ग्रुप से बाहर निकलेगा तो स्टॉक 5% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। वक्रांगी 7% ऊपर दिख रहा है। शिम्बावली शुगर 5% ऊपर दिख रहा है। ये कुछ शेयर आईएफएल होल्डिंग के हम बात कर रहे थे 2.25% ये ऊपर नजर आ रहा है। तो खबरों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन तो है थोड़ा, और देखते हैं अब शुरुआत हमारी बाजारों की कैसी होती है, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन के कंपेरिजन में निफ्टी थोड़ा नीचे दिख रहा है, सिर्फ 13 पॉइंट ऊपर है, लेकिन सेंसेक्स ठीक शुरुआत दिखा रहा है 75 अंकों के आसपास की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है, 50 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 12 अंक ऊपर शुरुआत करता हुआ निफ्टी। अदानी पोर्ट अब सेंसेक्स का भी हिस्सा बनेगा 21 दिसंबर से और 2% ऊपर ही है। एशियन पेंट्स भी 1% ऊपर, तो आज के दोनों टॉप गेनर वही हैं। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के लिए जन इंश्योरेंस कारोबार को शुरू करने की अनुमति, 0.5% स्टॉक ऊपर खुला है। इंडसइंड बैंक में थोड़ी मजबूती है 4% के आसपास की। गेल मजबूत खुलता हुआ और कैन इंडिया में भी 4% का इजाफा। गेल 1% कमजोर, वेदांता 1% कमजोर, ये दोनों स्टॉक थोड़े नुकसान में दिखेंगे और 0.5% नीचे हिंडाल्को जो बाहर निकलेगा। लेकिन इस बीच बाजार फिसलते हुए मैच 1 पॉइंट ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर है। आइए वायदा कारोबार में स्ट्राइड्स आर्कोलेब की दवा को मंजूरी, यूएसएफडीए से 2.5% की तेजी, और टॉप गेनर आइबुल हाउसिंग 1.5% ऊपर इंडिया, और इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा की भी दवा को मंजूरी मिली है 1.5%, ये भी मजबूत है। क्रॉम्पटन में तेजी है क्योंकि इनके डीमर्जर को अनुमति मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, ये फायदे की बात है इनके लिए, यहां पर तेजी होती हुई दिख रही। केडिला हेल्थ केयर के लिए भी एक डायबिटीज की दवा लॉन्च करने की जो खबर है वो पॉजिटिव दिख रही है बाजार को। कमजोर क्या है? जेएसपीएल शुक्रवार को काफी तेजी से भागा था ये स्टॉक और आज 1.5% का नुकसान। टाटा मोटर्स में क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट के बाद 1.5% का नुकसान, और हर्षिता बता भी रही थी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वो कौन से लाइट कमर्शियल व्हीकल एलसीवी जिसको हम कहते हैं, उस कारोबार में पछाड़ दिया है टाटा मोटर्स को। अब टाटा मोटर्स हो गया है नंबर 2 और महिंद्रा हो गया है नंबर 1। सिप्ला 1% नीचे। तो ये है हाल, बड़ा शांत सा कारोबार है, कोई खास एक्शन है नहीं। लाल निशान में फिसल गए सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप शेयरों में 0.5% के आसपास की तेजी। बैंक निफ्टी लेकिन हाँ यहाँ पर मजबूती है, हर्षदा 1/4% ऊपर है, लगभग 35 अंक ऊपर। और बैंक निफ्टी के साथ छोटे मझौले शेयर यहाँ पर भी हमने देखा है थोड़ा सा जोर तेजी का बना है। बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 52 अंक ऊपर है, तो यहाँ पर मजबूत शुरुआत हुई है। शेयर आपके लिए हाजिर करते हैं जहां पर दमदार तेजी है। वक्रांगी सॉफ्टवेयर 12% उछला है ये स्टॉक, एक बहुत ही मजबूत शुरुआत और अब 13% भागता हुआ। स्ट्राइड्स आर्कोलैब, जैसे हम आपको बता रहे थे कि यूएसएफडीए से इसको मंजूरी मिली है एक दवा के लिए, ये अब स्ट्राइड्स शाशून के नाम से जाना जाता है शेयर, 2.5% ऊपर है। ईएनआईएन में हमने देखा करीब 1-1.5% की बढ़त। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की हम बात कर रहे थे और मानस ने यह भी कहा कि हर गिरावट पर शेयर खरीदे। खैर वो शेयर 2% ऊपर है, 187 के आसपास ट्रेड करता हुआ। टीबीजेड में हमने देखा है वॉल्यूम एक्शन ज्यादा नहीं लेकिन प्राइस एक्शन मजबूत है, 1.5% ऊपर खुला है। मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर तेजी बनती हुई इस स्टॉक में। अशोक बिल्डकॉन देखिए यहाँ पर करीब 2.5% की मजबूती आई है। जय कुमार इंफ्रा 5% ऊपर खुला है, यहाँ पर दमदार तेजी। जेट एयरवेज 2% ऊपर। स्पाइस जेट भी आपके लिए हाजिर करते हैं, वहां पर क्या हालत है। स्टॉक 4.5% ऊपर है। तो जो दिल्ली की सरकार ने वैट बढ़ाया है 5% से 25% का, उसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है। कॉस्ट बढ़ जाएगा इन कंपनियों के लिए क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा हब है ज्यादातर कंपनियों के लिए। काफी इनकी उड़ानें दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली जाती है, और हम देख रहे हैं स्टॉक्स में कुछ असर पड़ता हुआ नहीं इस खबर का। मदरसन सुमी में वॉल्यूम्स के बल पर खरीदारी होती हुई करीब 1% ऊपर ये शेयर। बिल्ट में कुछ तेजी बनी है, गति जैसा स्टॉक आज फिर ऊपर है।
साथ ही आपके लिए हाजिर करते हैं इंडिया इन्फो लाइन का शेयर। जैसे हम आपको बता रहे थे, यहां पर FIIs और FDIs की लिमिट जो है निवेश की 50% से अब 80% की गई है। स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है आज के ट्रेड में। तो ये कुछ शेयर है जहां पर हमने देखा है अच्छा खासा तेजी का रुझान है। जिंदल स्टील एंड पावर, ये स्टॉक आपको याद होगा फ्राइडे के सत्र में आखिरी चंद मिनटों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन वो तेजी टिकी नहीं है। महज 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। पुंज लॉयड, JK पेपर, बॉम्बे डाइंग, ये कुछ शेयर है जहां पर हमने देखा बिकवाली का दबाव ज्यादा देखने को मिला है। फिसले हैं ये सभी स्टॉक। बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में और जबरदस्त एक्शन बाजार में भी इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर साफ तौर पर दिखा है। लेकिन मेटल्स जो सबसे ज्यादा दबाव बनाने, और मानस चूंकि थोड़े से कमजोरी की बात भी करें, तो मानस ये बता दीजिए किसे बेचेंगे आप, जिंदाल स्टील, वेदांता या हिंडाल्को? देखिए, मैं हिंडाल्को को बेचूंगा और ये भी एक बहुत ही छोटे समय की कॉल रहेगी। मैं समझता हूं कि हिंडाल्को वापस 70 रुपए तक के स्तर छू सकता है। तो बहुत बड़े टारगेट जरूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने मेटल क्षेत्र में देखी, मैं मीडियम टर्म के लिए मेटल क्षेत्र में बेरिश नहीं हूं। बट शॉर्ट टर्म में जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हिंडाल्को 70 रुपए तक के लेवल्स को टेस्ट करे। तो मेरी राय में यहां पर एक बिकवाली करनी चाहिए, जिसके स्टॉप लॉसेस 78.30 रहेंगे। चलिए बिकवाली कीजिए। वेदांता जैसे शेयर में, हिंडाल्को जैसे शेयर में आगे दबाव बनता हुआ दिखाई देगा और यही नीचे खींच रहे हैं बाजार को। दबाव इन्हीं स्टॉक से बना हुआ है। जैसे हम बात भी कर रहे थे स्ट्राइड्स, आको लैब, और ये एक प्रेफर्ड पिक। गौरव, आपने कहा था यहां पर ज्यादा तेजी आएगी। स्टॉक देखिए 2% ऊपर खुला है, लगभग 1400 पर दस्तक दे रहा है। क्या अब भी मौका है खरीदने का? मौका तो है। आपको स्टॉप लॉस वाला थोड़े 1360, 1370 तक के रखने पड़ेंगे। आप कर सकते हैं ब्रेकआउट के कगार पे यहीं पे वापस एक बार अगर सस्टेन कर ले तो मेरे हिसाब से यहाँ से 4 to 5% आपको रिटर्न मिल सकता है। अच्छा पैटर्न है। अभी देखने पड़ेंगे कि लॉन्ग्स वगैरह जो बने हैं वो सस्टेन होते हैं एंड ऑफ डे तक। लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और यहाँ से काफी एक अच्छे स्तर आपको देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में स्ट्राइड्स तो मेरे हिसाब से आप इसमें डिप्स में बाय कर सकते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे भी कर सकते हैं। चोपड़ा साहब, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से तो सबसे बड़ी कंपनी है एविएशन की इंटरग्लोब, यानी कि इंडिगो। लेकिन मेरे को लगता है कि ये मूड तो डिसाइड करता है स्पाइसजेट कि इस सेक्टर को जाना किधर है। और यहाँ पे कोई भी खबर आ जाए, ये स्टॉक नीचे आता नहीं आता तो तुरंत बढ़ जाता। आज फिर देखिए 6% ऊपर हो गया है स्टॉक और 65 रुपए पर आ गया। वॉल्यूम देखिए 40 लाख शेयरों का कारोबार BSE पर हो चुका है। हालांकि BSE पर ये स्टॉक तो 40 लाख शेयरों का कारोबार शुरुआत के 4 मिनट में। ये बताइए कि खरीदना चाहिए क्या अब इन लेवल्स पर, और यदि हाँ तो तीनों में से क्या खरीदेंगे, जेट, स्पाइस, इंडिगो? देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो काफी सप्रेस्ड वैल्यूएशन थी स्पाइस जेट की, और हमने देखा पिछले 6-7 महीने के अंदर ही लगभग 11-12 रुपए से आज ये 60-65 रुपए की तेजी के लेवल पे खड़ा हुआ है। तो वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पाइस जेट है। और अभी रिसेंटली खबर आई थी कि ये नए जेट्स भी खरीद रहे हैं। एक्चुअली अजय सिंह साहब के आने के बाद पूरा का पूरा टर्न अराउंड स्टोरी हुई है स्पाइस जेट में। जहां पे वो कैश स्टार्व्ड था, मुझे लगता है कि उन्होंने काफी मेहनत करी है और कंपनी को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है और आगे भी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा कोई इंटरनेशनल पार्टनर भी आएगा इस कंपनी में, तो पॉसिबली ये 100 के पार आपको दिखेगा कुछ समय बाद। तो वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली कन्विंसिंग स्पाइस जेट है। अदरवाइज मुझे लगता है जेट एयरवेज में भी एक तेजी बन सकती है, 550 का स्तर उसमें भी संभवतः दिखेगा। चलो, तो स्पाइस जेट टॉप परफॉर्मर रहेगा, वहां पर और खरीदारी की जा सकती है और जेट एयरवेज में भी कुछ पोजीशन ली जा सकती है। अब बैंक निफ्टी आपके लिए हाजिर करते हैं, जो हल्की सी गिरावट दिखा रहा है, 7 अंक फिसल गया है। यहाँ पर 40 अंकों की बढ़त थी और ऊपरी लेवल से आप अगर मिड कैप इंडेक्स भी देखें जो 50 पॉइंट से ज्यादा तेज खुला, अब यहाँ पर भी ऊपरी लेवल्स पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली होती दिख रही है। सिर्फ 40 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी बताइए किन लेवल्स पर थोड़ा सा टिके तो ये संकेत मिले कि बाजार में कुछ और तेजी आएगी? गौरव, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है आज ट्रेड के लिए?
देखिए करंट लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत आपको देखने मिल रहा है प्रेशर, अगर 17,000 स्पॉट लेवल में सस्टेन कर लेगा तो 300-400 पॉइंट यहाँ से आपको एक शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं, टुवर्ड्स एक्सपर्ट तक आपको देखने मिल सकते हैं। 16,800 17,000 ये काफी एक अच्छा सपोर्ट उभरते हुआ रहा था मेरे हिसाब से। आप अभी तो इसमें मॉडरेटिव बुलिश ही रही है, जब तक ये 16,800 के नीचे ट्रेड नहीं करता मेरे हिसाब से इसमें तेजी बनाए रहेगी। अगर 16,800 टूटता है तो मुझे लग रहा है आपको फ्रेश शॉर्ट्स देखेंगे, इंडिविजुअल काउंटर्स में इंक्रीज प्रेशर दिखेगा और आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एक स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, जनरली ये वॉल्यूम के लिहाज से इतना एक्शन में नहीं आता, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के। एनएससी पर देखिए कितना वॉल्यूम हुआ है इस काउंटर पर आज, और एनएससी पर भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है। 22,45,000 शेयरों का कारोबार शुरुआती मिनटों में ही हो गया, और जबकि इतना कारोबार वैसे जनरली दिखता नहीं, और इसकी वजह ये कि 4 बड़े सौदे हुए हैं। और जो सबसे ऊपर के प्राइस पर जो सौदा हुआ है इस वक्त 264 रुपए 25 पैसे पर लगभग 3.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। 263.50 पर लगभग 3.25 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, और 5 लाख शेयरों का कारोबार भी हुआ है, 3.25 लाख शेयरों का भी कारोबार। तो कुल मिलाकर 15 लाख शेयरों का तो खाली यही कारोबार दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर इन 4 सौदों में, और वो ऊपर में 264.25 तक हुआ है। तो काफी एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से होता हुआ दिख रहा है। ये बताएं कि गौरव, क्या कुछ मौका दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक में? जिस तरह से भारी भरकम कारोबार होता हुआ दिख रहा है, कुछ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए डिसिसिव ट्रेंड तो नहीं है मेरे हिसाब से, तक 270 सस्टेन करेगा, उसके बाद में आपको एक मूव दिख सकती है 285 तक के लेवल्स तक की। लेकिन उसके पहले मुझे लग रहा है आप अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो हाँ 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 4-5 रुपए का ट्रेडिंग अगर करनी है प्रॉफिट के लिए तो आप कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है अभी इसमें संकेत मुझे तो नहीं दिख रहे हैं या डेटा नहीं दिख रही है जो मैं ये कह सकूं नहीं यहाँ से एक बहुत डिसिसिव मूव आने की इसमें कगार पे है। तो मैं अभी तो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच ही रखूंगा। चलिए, ये फिलहाल टाइम लेंगे एक क्लियर कट एग्जिट कॉल लेने से पहले। लेकिन दूसरे शेयर जिनमें आज फिर तेजी देखी जा रही है, इरोस इंटरनेशनल 242 पर पहुंचा है। चोपड़ा साहब, क्या लेने लायक है ये शेयर? अब काफी उठापटक के घेरे में था पिछले हफ्ते से। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल बिजनेस में जो क्लैरिटी आई, कंपनी ने अपने जो नतीजे दिखाए वो बेहतर थे, लेकिन क्या 240 फंड पर लेना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा भी स्केप्टिक हूँ इरोस के बारे में, और मुझे पर्सनली कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इनके दुबई बिजनेस या जो मिडिल ईस्ट बिजनेस को लेकर कुछ एबनॉर्मैलिटीज सामने आई थी, तो जब तक क्लैरिटी नहीं होती काउंटर में, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में, तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिक रहूंगा इरोस को लेके। चलिए, इरोस से दूर ही रहेंगे। 242 पर वो फिलहाल कर रहा है शेयर। मानस, अगर फटाफट आप चार्ट देख सके, केशोराम का 92 पर है शेयर, 5% बढ़ा है ये। देखिए, केशोराम की जहां तक बात है, 90 रुपए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, और उसके ऊपर स्टॉक खुला है। आई थिंक 5% का सर्किट लेवल है, इसलिए मैं नहीं समझता यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। बट अगर किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ से कम 7 से 8 रुपए का मूव मिल सकता है, तो जो टारगेट रहेंगे वो करीब 99 के आसपास रहेंगे, और स्टॉप लॉसेस रिवाइज करके 88 रुपीज का लेना चाहिए। और बता दूं आपको कि केशोराम 30 नवंबर को जेड ग्रुप से बाहर आ जाएगा। काफी लंबे समय से जेड ग्रुप में, और इसकी वजह यह थी कि कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे घोषित नहीं किए थे कुछ कारणों से, और उस वजह से एक्सचेंज ने जेड ग्रुप में डाल दिया था। शायद अब नतीजों के साथ साथ या नतीजे आने के बाद अब जेड ग्रुप में से इसे बाहर निकाला जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी, शायद हो सकता है लोगों को लग रहा है भाव भी बढ़े, इसके चलते खरीदारी हो रही है, ये साफ दिख रहा है। बीएल कश्यप, जो आपने सही कहा था मानस, स्टॉक को देखिए 10% तो भाग गया ये शेयर। अब भी खरीदना चाहिए या देर होगी, छोड़ दे अब? देखिए, 2 दिन की मूव के बाद बेहतर तो यही रहेगा कि आप कोई गिरावट मिल जाए जहां पर स्टॉक 12 रुपए 25 पैसे के लेवल टच करे, तो वहां पर खरीदारी करें। लेकिन जिस तरह के पैटर्न है, जैसे मैंने पहले बताया कि 16 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है स्टॉक में, तो वो टारगेट सेट करके चलने चाहिए। आपके पास ऑलरेडी है तो बेहतर तो ये रहेगा कि अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 11 रुपए 90 पैसे कर लेना चाहिए। चलिए, 11 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, और अब भी लिया जा सकता है। जस्ट डायल पर गौरव बताइए, क्या तेजी और बढ़ेगी? 2.5% ऊपर है, शुरुआत इसकी कुछ खास नहीं रही, लेकिन अब वायदे बाजार का टॉप ट्रेडेड शेयर बन गया है। देखिए, इसमें मूव वगैरह काफी आ चुके हैं। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है, रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पे आपको
पिछली बार थोड़ी बहुत शॉर्ट्स बनते देखे गए थे, तो मेरे से थोड़ा निचले स्तरों पर आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, तभी बाय करना बेहतर होगा। यहाँ से अगर आप लेंगे, अगर निफ्टी में थोड़ा करेक्शन आता है या एक बार स्टैग्नेंट होती है निफ्टी, तो इसमें वापस एक प्रेशर आ सकता है, तो हिसाब से फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, पेट्रोनेट LNG ये एक और स्टॉक है जहां पर राय लेना चाहता हूं चोपड़ा साहब आपसे, क्योंकि शुक्रवार को जो ये दो स्टॉक भागे थे, गेल और पेट्रोनेट LNG, ये रास गैस के साथ जो करार है उसमें बदलाव हो सकते हैं, बड़ा फायदा होगा, $1.5 बिलियन की पेनल्टी नहीं लगेगी, ये गैस के दाम शायद $12.5 से $7-7.5 के आसपास आ जाएंगे, ये सारी खबरें चल रही थी और दिसंबर में ये हो सकता है। तो अब आज गेल की तो क्या वो मूडी वाली खबर आई है, उसके चक्कर में गेल तो हो गया थोड़ा सा ठंडा क्योंकि आउटलुक नेगेटिव किया, लेकिन पेट्रोनेट LNG चूंकि उस दिन भी 5-6% ही भागा था, गेल 10-11% भागा था, तो आज पेट्रोनेट LNG ज्यादा मजबूत दिख रहा है। मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ आप खरीदारी करनी चाहिए क्या? मुझे लगता है 235-240 का स्तर इसमें देखा जा पाएगा बहुत जल्द, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हाँ इसमें एंट्री की जा सकती है। चले, ट्रेड के लिए पेट्रोनेट LNG में तेजी की जा सकती है, लेकिन क्या आप टारगेट दे पाएंगे या फिर वो हम माइनस से ही ले लें? देखिए, मैंने बोला करीब 235-40 का स्तर मुझे लगता है इसमें पॉसिबली देखा जा पाएगा। लेकिन चोपड़ा साहब की एक अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है, चोपड़ा साहब आपको भी बताऊं, और वो जो फंडामेंटल एक्सपर्ट आते हैं ना चैनल पे, उनको ये लगता है कि हम टेक्निकल की राय देंगे कोई या ट्रेडिंग की राय देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। वैसा नहीं है, अगर आपको ट्रेडिंग का मौका दिख रहा है और आप बता रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है कि जहां भी मौका दिखे दर्शकों के लिए वहां बताना चाहिए। तो मानस साहब बताएं, आप इसके लिए लेवल्स क्या है फिर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनवरी 2015 के हाईज को स्टॉक ने ब्रेक किया है। मैं समझता हूँ इस ब्रेकआउट के अगर टारगेट लेंगे तो 275 के आसपास आते हैं, और ये शायद 6 से 8 महीने का टाइम भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े मूव्स हम पेट्रोनेट में देखते नहीं है। इसलिए आप ये एक इन्वेस्टमेंट कॉल है जिसके टारगेट 275 रुपए के आसपास रहेंगे। ट्रेडिंग कॉल की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ 238 के टारगेट सेट करके चलने चाहिए, और अगर आप अभी लॉन्ग कर रहे हैं तो 218 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, जैसे चोपड़ा साहब भी कह रहे थे 235 से 40, 238 टारगेट फिलहाल माइनस ने चार्ट पर देखा है, लेकिन लंबी अवधि तक अगर आपके पास टाइम है तो 275 तक भी जा सकता है। ये स्टॉक आज 2.5% ऊपर है, पेट्रोनेट LNG का शेयर। दूसरे स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं कुछ एक्शन बड़ा है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है इंफ्रा कंपनियों में। लैंडको इंफ्रा जो अब ₹5 का स्टॉक बन चुका है, 2% ऊपर है। इसके सामने अशोका बिल्डकॉन में करीब 2% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन बीते हफ्ते में जहां पर गैमन इंफ्रा जैसे शेयरों में जमकर तेजी हुई थी, वहां पर अब लोग अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं, मुनाफा वसूली हुई है। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन कंपनियां, चोपड़ा साहब क्या पैसे लगाने चाहिए? अगर हाँ तो 2 शेयर बताइए जहां पर तेजी दिखेगी। देखिए, मैं जनरली लार्ज कैप के साथ कंफर्टेबल रहता हूं, और मुझे लगता है कि अगर आप इंफ्रा स्पेस में काम करना चाहते हैं तो IRB एक कंपनी है, दूसरी L&T है जहां पर मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। इन कंपनीज के ऊपर लैंको है या GMR है या और भी कंपनीज इनकी जो पीयर्स हैं, वहां पर कर्जे की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि इन कंपनियों को बाहर निकलने में बड़ी कठिनाई होगी और हो भी रही है। तो मैं यही कहूंगा कि बेटर यही है कि आप stay with IRB and L&T। मानस, मुझे एक चीज बताइए, चूंकि आप ये कह रहे थे कि ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए, 7500 तक की गुंजाइश है, वो लेवल कौन सा है ऊपर का जहां पर आपको लगता है कि निफ्टी आ जाए, चूंकि मजबूत तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वहां आप शॉर्ट करेंगे? देखिए, पहली चीज अनिल जी, टॉप पकड़ना तो बहुत मुश्किल लगता है, वो शायद हमारी आर्ट भी नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, चलिए मानस सुनो, आप रेंज दे दो कि यहां से शुरू करो और यहां तक शॉर्ट करते रहो। तो मैं वही जी मैं भी वही कह रहा था कि एक रेंज है, अगर आप देखिए तो 78-75 से लेकर 79-50, और देखिए 79-50 का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब हम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं जब करेक्शन आता है तो वो कहीं ना कहीं 38.20% के आसपास आके थकने लगता है स्टॉक या मार्केट। तो इसीलिए मैं 79-50 की बात कर रहा हूं कि 79-50 अपर बैंड होगा। अगर आपने एक सेलिंग का रेंज बनाया हुआ है तो जो अपर बैंड रहेगा वो 79-50 रहेगा। तो मैं समझता हूं यहां से शॉर्ट करना शुरू करें, 79-50 तक करें, आपके स्टॉप लॉसेस 8030 के आसपास रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपका एवरेज कहीं ना कहीं 7900 के आसपास तो बिल्कुल आ जाएगा इस केस में, और उस केस में आपके टारगेट बड़े डीप आते हैं 75-50 के आसपास, तो एक डिसेंट कॉल रहना चाहिए ये। अच्छा, अब एक और स्टॉक
अदानी पोर्ट आज तो सुर्खियों में इसलिए भी कि भाई सेंसेक्स में शामिल हो जाएगा 21 दिसंबर से, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज बड़े शेयरों में बड़ा वॉल्यूम हो रहा है। पहले हमने आईसीआईसीआई बैंक की बात की, आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, हमने बात की थी तब जो ब्लॉक डील हुई 261 262 रेंज की स्टॉक भाग गया वहीं से, देखिए आईसीआईसीआई बैंक का, और 3-4 रुपए ऊपर आ गया। अब देखिए अदानी पोर्ट में भी आज बड़ा सौदा हुआ, एक 10 लाख शेयरों का, 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम इनके लिए बड़ा होता है साइज के लिहाज से। तो अदानी पोर्ट में देखिए 0.05% हिस्सेदारी बदली है और यहां पर अच्छा वॉल्यूम हुआ है, 277 रुपए पर ट्रेड हुआ है, स्टॉक उससे नीचे ट्रेड करा है, तो जो बड़ा सौदा हुआ है वो थोड़ी सी प्रीमियम पर हुआ है। अब इसमें बताएं गौरव, जाने से पहले कि एक फटाफट आपसे राय ले लें, अदानी पोर्ट खरीद लेना चाहिए इस भाव पर? देखिए लग तो रहा है इसमें काफी एक अच्छे शॉर्ट्स बने थे, शॉर्ट से एग्जॉशन दिखा, थोड़ी बहुत कवरिंग है, मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर पोजिशनल टारगेट्स आपको 295 के उस तरह के हैं तो मेरे हिसाब से 265 का आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए अगर किसी को चाहिए 275 276 पे तो आप 268 269 के स्टॉप लॉस रखिए और 285 तक के उसमें लक्ष्य देख सकते हैं। चलिए, यह है फिलहाल राय अदानी पोर्ट पर। आज के टॉप ट्रेड्स में ये शामिल है, साथ ही साथ एशियन पेंट्स में भी हमने देखा है काफी ज्यादा जोश। और आपको एक बार फिर बता दें कि 21 दिसंबर को ये दोनों ही स्टॉक्स सेंसेक्स का हिस्सा बनेंगे और ये हिंडाल्को वेदांता की जगह लेने वाले हैं, और हिंडाल्को वेदांता में आज हम देख रहे हैं जाहिर तौर पर बिकवाली है। हम लेंगे इसी के साथ आप तीनों से ही इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मिरे एसेट मैनेजमेंट के सीईओ गोपाल अग्रवाल। सेंसेक्स में जो बड़े बदलाव होंगे उसका कितना असर फंड्स के एलोकेशन पर दिखेगा, और साथ ही इस समय फंड्स की क्या राय बन रही है भारतीय बाजारों के वैल्यूएशन पर, कहां पर पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, इस सब पर होगी चर्चा ब्रेक के बाद। बाजार मामूली हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको। इस वक्त सेंसेक्स पर है 25 अंक ऊपर और निफ्टी पर 10 अंकों की मजबूती, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी के बाद मजबूती अच्छी बरकरार है। देखिए आप मिड कैप शेयरों को 0.5% ऊपर है, स्मॉल कैप शेयर भी इतने ही ऊपर है। अब 900 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं तो फिर कोई चिंता की बात तो है नहीं। 365 शेयर इस वक्त कमजोर है, तो इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स तो 0.5% ऊपर है, बहुत ही अच्छा। और बैंक निफ्टी भी 1/4% ऊपर है। अच्छा, इस बीच आज सुबह जो हम बात कर रहे थे कि यूपीएल और एडवांटा इन दोनों कंपनियों के बोर्ड आज बैठक कर रहे हैं, मंजूरी तो हो गई, होनी थी वो तो खैर अंदाजा था ही कि दोनों बोर्ड मंजूर करेंगे इस मर्जर को, लेकिन अब रेशियो जो आया है वो सबसे अहम है। 1:3 का रेशियो आया अनुज जी। प्रेफरेंस शेयर देंगे, लेकिन एक मिनट इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर्षद दोनों कंपनियों का भाव है सेम, तो फिर रेशियो अगर इतना अलग आ रहा है तो इसको समझना पड़ेगा कि रेशियो किस तरह से इन्होंने बनाया है। ये तो जीडीआर होल्डर्स, एफसीसीबी होल्डर्स सबके लिए इन्होंने अलग अलग रेशियो रखा है अनिल जी। मैं आपको बता दूं तो जीडीआर होल्डर्स के लिए जो खबर आई है वो करीब, अगर आपके पास 100 जीडीआर है यूपीएल के, उसके सामने आपको मेरे ख्याल में 1000 मिलने वाले हैं एडवांटा के। एक बार दोबारा चेक कर लेते कि क्या अपडेट है इसमें। 1:3 इक्विटी शेयर, 1 इक्विटी शेयर के सामने 3 प्रेफरेंशियल शेयर आपको मिलने वाले हैं एडवांटा के। ये फिलहाल अपडेट आई है। लेकिन अगर मैं एडवांटा का शेयर होल्डर हूं तो मैं इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस शेयर क्यों लूंगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये पसंद आ रहा है बाजार को, बाजार कहीं ये समझ रहा है कि एक इक्विटी शेयर के सामने 3 शेयर मिल रहे हैं, ये समझना ठीक नहीं है। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में फर्क होता है। प्रेफरेंस शेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रेफरेंस शेयर है उसका ब्याज मिलता है, जो उनका कूपन है, ये ध्यान रखिए। वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, आपका वो शेयर का भाव वो नहीं होता जो होता है। इसलिए देखिए अब लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए भाव क्या हो गया वापस, जो 533 रुपए एडवांटा का शेयर हुआ, अब वापस 492 आ गया। तो ये मत समझिए कि एक यूपीएल और सामने 3 एडवांटा, ऐसा कोई रेशियो हो नहीं सकता। तो इक्विटी शेयर के सामने अगर प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है तो उल्टा मुझे तो ये लगता है कि ये यूपीएल के शेयर होल्डर के लिए ज्यादा सही है एडवांटा के बजाय। लेकिन देखना होगा फाइनली, अभी आप कोई भी ट्रेड करने के पहले एक बार फाइनल रेशियो आ जाने दे। फिलहाल जो खबर है वो ये है, और जो इंडियन शेयर होल्डर्स है उनके लिए ये काम की है कि आपको एडवांटा का एक शेयर, अगर आपके पास शेयर है तो 3 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे यूपीएल के। अब 3 प्रेफरेंस शेयर क्या कूपन के होंगे, उस पर कितना इंटरेस्ट का वो कूपन जो होगा, डिविडेंड होता है वैसे तो, लेकिन वो डिविडेंड क्या होगा वो हम आपको बताएंगे जैसे ही पता चलेगा। तो फिलहाल ये एक शेयर इस वक्त की डेवलपमेंट है जिस पर नजर रखनी चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मीरा एसेट मैनेजमेंट के गोपाल अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, वैसे तो राय मैं आपसे लूंगा बाजार पर सेक्टर स्टॉक्स आपको क्या पसंद आ रहा है, लेकिन अभी आपने जो एक वो टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया उससे पहले उस पर बात करना चाहता हूं। और इंटरेस्टिंग ये होता है कि ये टैक्स सेवर फंड में हम जब पैसा लगाते हैं 3 साल के लिए लॉक इन होता है। तो पहला सवाल मुझे बताइए कि क्या फिर आपको लगता है कि ये सही समय है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कि 3 साल के लिए पैसा ब्लॉक कर दें इस वक्त टैक्स सेवर फंड में डाल के? नमस्कार। जो मेरे से टैक्स सेवर फंड जो हमने लॉन्च किया है जो 20th को और जो 18th ऑफ दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए चालू है, जो इसमें इन्वेस्टर को जो है टैक्स सेविंग के साथ साथ ग्रोथ एवेन्यूज के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं कि बाजार आजकल लगभग 7,800 के निफ्टी के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और ये लगभग 15 टाइम FY17 अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। और यदि आप अपने देश की रेपो रेट जो 6.75% है, तो अपन जो इकोनॉमिक थ्योरी के टर्म पे वी आर ट्रेडिंग एट जस्ट एट फेयर वैल्यू। और यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो वर्ल्ड में अमंग द बेस्ट है। तो और जैसे जैसे डिफ्लेशनरी प्रेशर है वर्ल्ड में, जिसका बेनिफिट इंडियन कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो यहाँ से इंडियन इकोनॉमी का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो इंडिया का जो बाजार है जो लगभग पीक मल्टीपल में 22 के आसपास ट्रेड किया है, तो यहाँ से जैसे अर्निंग ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी और पी मल्टीपल ROE के साथ एक्सपांड होंगे, तो ग्रोथ एवेन्यूज मुझे बहुत पॉजिटिव दिखते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं ग्रोथ एवेन्यूज पॉजिटिव हैं, और जो आपने पी मल्टीपल की बात की बाजार की, उसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है। जो आज डेवलपमेंट है कि एशियन पेंट्स, अदानी को सेंसेक्स का हिस्सा बनाया जाएगा और जो दिग्गज मेटल कंपनियां हैं हिंडाल्को, वेदांता, वो बाहर निकलेंगी। ऑफ कोर्स 21 दिसंबर को चेंज होगा, लेकिन इससे कितना अट्रैक्टिव हो जाएगा सेंसेक्स लेना? देखिए, ये जो सेंसेक्स की जो रिव्यू होता है वो डेफिनेटली जो है मार्केट कैप के बेसिस में होता है। और लास्ट जो 2 स्टॉक्स होते हैं या 2 या 3 जो भी स्टॉक्स होते हैं, जो 6 महीने का उनका वेटेड परफॉर्मेंस देख के जो कि जो लास्ट के 2 स्टॉक हो जाते हैं वो उनको फिर निकाल दिया जाता है और नए स्टॉक जो है जिनका वैल्यूएशन इंप्रूव होते रहता है उनको ऐड किया जाता है, जो नेक्स्ट 2 बेटर स्टॉक्स होते हैं। तो इसके हिसाब से ये जो कमेटी ने ये डिसीजन लिया है। साथ साथ ये देखेंगे कि डेफिनेटली जो अर्निंग्स बेसिस पे जो है वो आप जनरली देख रहे हैं कि पोर्ट सेक्टर में इंडिया में काफी ग्रोथ के ऑप्शंस अभी हैं और जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा तो उसके भी चांसेस हैं। तो डेफिनेटली एक चीज जरूर हो रही है कि इससे जो है सेंसेक्स का जो है पी बढ़ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि जो दोनों स्टॉक है आज के डेट पे वो दोनों ग्रोथ स्टॉक हैं और उनका वैल्यूएशन ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है। लेकिन सामने फिर गोपाल जी जिस तरह से मेटल स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं, मेटल स्टॉक्स का वैल्यू वो वेटेज भी कम हो जाएगा। आपको लगता है कि फिर इन लेवल्स पर वैल्यूएशन को देखते हुए और जिस तरह से पिटाई हो गई मेटल्स की, अब इससे ज्यादा और कितना गिर जाएगी ग्लोबल मार्केट में, ये शेयर क्या वैल्यू दिखा रहे हैं? क्या कहीं खरीदने का मौका है? आपको लगता है ऐसा? सर देखिए, मेटल सेक्टर के बारे में 2 चीज कहूंगा कि एक इंडिया में क्या हो रहा है, जब से ये MMRDA एक्ट आ गया है तो उसके कारण जो है सब रॉ मटेरियल पे जो है रॉयल्टी और टैक्सेस बढ़ते जा रही है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबली जो चाइना में डेफिनेटली उनका शिफ्टिंग जो है फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन की तरफ गया है, तो डिमांड वहां पर गिर रही है। चाइना में जो है पिछले 10 सालों के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि स्टील और एल्यूमिनियम और कॉपर का भी कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है। तो जैसे भी थोड़ा भी डिक्लाइन होता है और सप्लाई जो है प्रोड्यूसर जब तक मार्जिनल कॉस्ट पे भी पॉजिटिव रहता है वो बनाते रहता है, तो इसलिए मार्केट्स ओवर सप्लाइड हो गया है और डिमांड में 2 से 3% की कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण प्राइसेस गिर रही है। तो इंडियन कंपनी को 2 तरीके का नुकसान हो रहा है, एक तो प्राइस गिर रही है, दूसरा MMRDA एक्ट के कारण उनकी इनपुट प्राइसेस बढ़ रही है। तो यदि ये इनको बचाने के लिए यदि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज करती है और जहां तक हो सके अभी रॉयल्टी और टैक्सेस और एक्सपोर्ट ड्यूटी को अपन रिड्यूस करेंगे तभी ये कंपनी वायबल हो पाएगी। गोपाल जी, अगर हम ये समझा सके, क्योंकि बाजार में इस समय हम देख रहे हैं बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। या आपने स्पेसिफिक बात की, पोर्ट सेक्टर में इजाफा देखा जा रहा है, मेटल्स में जो दिक्कतें हैं उसका सीधा असर स्टॉक प्राइसेस पर दिखा है, लेकिन काफी कॉन्शियसली लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों में मिड कैप कंपनियों में अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। क्या फंड्स भी
छोटे मझौले स्टॉक्स में ज्यादा आप देख रहे हैं कि रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अगर आप इनकी तुलना दिग्गजों से करेंगे तो? जी जरूर। मिड कैप का जो है आउटलुक जो है बहुत पॉजिटिव है और ये हम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी भी मिड कैप स्टॉक हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप को जब भी आपका इंटरेस्ट रेट साउथवर्ड ट्रेजेक्ट्री में हो, करेंसी आपके रिलेटिवली स्टेबल हो और इनपुट प्राइसेस डाउन हो। तो ये तीनों कंडीशन आज के दिन में मेट कर रही है, जिसके कारण मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप से ज्यादा रहेगा। और दूसरी बात यदि आप देखेंगे स्टॉक मार्केट 2 चीज पे चलती है, एक तो है अर्निंग अपग्रेड साइकिल, दूसरा अंडर ओनरशिप। यदि आप 2008 से 2013 तक देखेंगे तो लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है, इसके समय में मिड कैप में ओनरशिप घट गई थी। तो अब यदि जैसे सेक्टर जैसे कि ये सब जो वेरिएबल मैंने 3 वेरिएबल कहा वो फेवरेबल हो गए हैं और अंडर ओनरशिप है और अर्निंग अपग्रेड साइकिल आ रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है तेजी बने रहने की उम्मीद है यदि ये तीनों वेरिएबल साथ रहे। जी शुक्रिया गोपाल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने फंड पर और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार 14 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर 7 अंक ऊपर, निफ्टी पर शांत कारोबार है, 7,900 की तरफ नहीं बढ़ रहा है, 7,850 के नीचे नहीं जा रहा, तो वही कारोबार हो रहा है, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं। लेकिन हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो तेज है उसका फायदा मिल रहा है। अब 900 शेयर तकरीबन ऐसे हो गए जो मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो सेंटिमेंट तो बहुत अच्छा है आज सुबह सुबह कारोबार के लिहाज से, और यही वजह छोटे छोटे शेयरों में बड़ी खरीदारी हो रही है। लेकिन ये बड़ी खरीदारी कहाँ की जा सकती है अब आपके लिए, इस पर बातचीत करेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे इस छोटे से ब्रेक की बात। आप देख रहे हैं पहला सौदा। भारतीय बाजारों की शुरुआत तो मजबूत हुई लेकिन ऊपरी लेवल्स पर फिर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स आपके लिए हाजिर करेंगे 17 अंकों की गिरावट, यहां पर निफ्टी एकदम सपाट फ्लैट है, 7,856 के लेवल पर देखा गया है ये। और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा जोश अब भी बरकरार है, ज्यादा तेजी नहीं है, हल्की खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। 40 अंकों पर वो इंडेक्स, छोटे शेयरों में यानी कि आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहां पर रफ्तार काफी ज्यादा है सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी लेकिन एकदम सपाट कारोबार करता हुआ। यहां पर याद रखिए वित्त मंत्री की बैठक होने वाली है सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ। मुद्दा सबसे पहले जो चर्चा में रहेगा वो यही रहेगा कि जैसे कर्ज, डूबते हुए कर्ज का जो एक प्रॉब्लम है बैंक्स पर, खराब एसेट क्वालिटी है, कैसे उससे बैंकों को निकाला जाए, कैसे इनकी वित्तीय हालत बेहतर की जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब। अजय जी, ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनका वेटेज वैसे भी भारतीय बाजारों में काफी ज्यादा होता है। अब देखिए सेंसेक्स निफ्टी दबाव में आए हैं, बैंक निफ्टी भी फिसल रहा है। इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आ सकता है जिससे इंडेक्स को या फिर ओवरऑल सेक्टर को एक स्ट्रांग सिग्नल मिले? इन्होंने जो स्टेप्स लिए हर्षिता वो तो अच्छे हैं। सरकार ने जो होल्ड को बनाने की बात की थी और 70,000 करोड़ का निवेश करने की कैपिटल के तौर पे, बट एक्शन ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हुआ है। मतलब तो आज जो मीटिंग होगी, अगर मैं ये सोचूं कि इस मीटिंग के दम पर मुझे कोई सरकारी बैंक खरीदना हो शेयर, तो वो नहीं करना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए, नहीं ना। अभी बहुत स्केलेटन पड़े अनिल जी, कहाँ एनपीए है, कहाँ जाएंगे नहीं पता है कुछ, तो ये टाइम नहीं है। वैल्यू बाइंग थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं, वो 3 साल के नजरिए से कर रहे हैं। रिटेल निवेशक के लिए ये टाइम नहीं है खरीदने का। अच्छा, तो आज भी जो हो रहा है वो वित्त मंत्री एक तरह से क्वार्टरली रिपोर्टिंग हर तिमाही में वो उनसे पूछेंगे भाई आज नहीं चल रहा है, आरबीआई ने रेट कट किया 1.25% का, आपने कितना पास ऑन किया। वो कहेंगे जी हमारा एनपीए इतना खराब है, हम पास नहीं कर पा रहे। यही बातचीत चलती रहेगी अनिल जी। तो ज्यादा रीड ना करें इन मीटिंग्स में। सरकार को जो एक्शन लेना है वो नहीं कर रहे। चाइना एक दिन में आता है 40 बिलियन डाल देता है अपने एनपीएस को। आप इनके एनपीएस को एक बैड बैंक बना के सबका लेके उधर आप डाल दीजिए कि हम इसको वर्कआउट करेंगे, और फिर 1-2 आईएएस ऑफिसर नियुक्त करिए जो पीछे जाएंगे इन कॉर्पोरेट्स के।
अगर आपको करना वो कोई पार्लियामेंट में आपको जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ एसबीआई अंडर पार्लियामेंट एक्ट है, एसबीआई नहीं आप कर सकते, बाकी हर जगह आप कर सकते हैं। और एसबीआई तो वेल रन है, फिर भी एनपीए उसका फिर भी काबू में है। अगर आपको करना उस तरह के आप करिए, ये मीटिंग से कुछ नहीं निकलने वाला, लोगों को पागल बनाने की बात है। तो ये जोरदार है, लेकिन सारे बैंकों के एनपीए एक साथ इकट्ठा करके एक में डाल दे, सब बैंकों की बैलेंस शीट ठीक हो जाए और जिन जिन से पैसा उगाना है वो भी बाद में सरकार करके निकाले। विलफुल डिफॉल्टर करने में आपको 2-2 साल निकलते हैं, तब तक सब प्रमोटर, कोई प्रमोटर गरीब नहीं होता है, बैंक्स गरीब हो जाते हैं और हम टैक्स पेयर जो भरते हैं इन बैंक्स का कैपिटल, हमारा पैसा जाता है प्रमोटर्स की जेब में। वो तो अपने प्राइवेट प्लेन्स में जा रहे हैं, अपने जिनीवा के हाउसेस में रह रहे हैं। तो ये कुछ ज्यादा इसमें रीड करने की जरूरत नहीं है अनिल जी। तो मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरे पास एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरे सरकारी बैंक है, रखें उनको, क्योंकि बैंक तो अच्छे हैं वैसे, लेकिन ये जो एसेट क्वालिटी की चिंता है उन पर भारी पड़ रही है। अब क्या रणनीति होनी चाहिए इन स्टॉक्स में? देखिए, अगर आपने होल्ड किए हैं तो आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, थोड़ी देर तक फिर 3 साल का होल्ड करके रखिए। उम्मीद यही है कि ओवर 3 इयर्स ये उभरेंगे फिर से। बैंक्स वेल रन है और जो मैनेजमेंट्स हैं काफी शरीफ हैं, बट उनके हाथ बांधे गए हैं और हमारे रूल्स ऐसे हैं। एक छोटा मैं उदाहरण दूंगा, आपका ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, डीआरटीज जो हैं सरकार ने बनाए, अब वो उनमें आपके पास कैपेसिटी नहीं है, 6 महीने लग जाते हैं पहला हियरिंग होने में, तो कब आप करेंगे रिकवर? दूसरा, कोर्ट्स इनको हर वक्त हर हाई कोर्ट डिफरेंट समीक्षा देता है। ये जब रूल बना था कि कोर्ट में इसका आप फिर से इसको नहीं रिवैल्यूएट कर सकते, बट कोर्ट्स जाके इनको फिर से ओपन करते हैं, स्टे ऑर्डर दे देते हैं प्रमोटर्स को। तो ये एक तो आपको सरफेसी को स्ट्रांग बनाना है, दूसरा एक बैड बैंक बनाइए जो फिर आप अपने आईबी के या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हेड को लगाइए उस बैड बैंक में। देखिए प्रमोटर सारे चुकाएंगे, ये विलफुल है मोस्ट ऑफ इट, इन्होंने या तो डाइवर्ट किया है पैसा या फिर ये खा गए हैं किसी और तरह से, जो बड़े अकाउंट है। एसएमई वाले बेचारे यस, क्योंकि एनवायरनमेंट के तौर पे और हाई इंटरेस्ट के चलते एसएमईज की माइट बी जेन्युइन। मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप प्रमोटर्स डाइवर्शन है, इन्होंने कहीं ना कहीं पैसा डाला है। तो अगर सरकार इसमें सीरियस है तो ये कर सकती है, ये मीटिंगों से कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक बात है। अब ये बताएं अजय जी, इसके अलावा कहाँ मौके हैं इस वक्त बाजार में पैसा लगाने के? बहुत मौके अनिल जी, बहुत बढ़िया मार्केट है, क्योंकि हमने 9 महीने से कोई इसमें रिटर्न नहीं देखा है। राइट। तो ये मार्केट अब टाइम वाइज आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहा है, ये टर्न होने वाला है। मुझे लगता है जनवरी में रैली आते हुए दिखती है मुझे, क्योंकि एक बार ये दिसंबर 16 का इवेंट हो जाता है ना, फेड अब यही उम्मीद है कि कर दें, एक बार ही कर दें, मार्केट फिर उसको डिस्काउंट इन कर लेगा। तो ऑलरेडी हो रहा है डिस्काउंट। अब फ्रेश एलोकेशन जो आएंगे, जो ये जनवरी इफेक्ट आएगा, उसमें आपको क्या देखना है? सबसे पहले मैं फिर कहूंगा प्राइवेट बैंक्स, आपको ग्रोथ आनी है इस इकोनॉमी में, प्राइवेट बैंक्स उसको लीड करेंगे, वेल कैपिटलाइज्ड है। दूसरा आप देखिए ऑटो, साइक्लिकल रिकवरी है, 2 व्हीलर्स टर्न करने वाले हैं, अनलेस मॉनसून बिल्कुल ही खराब हो जाए, वो इतनी उम्मीद तो नहीं है, बट अदरवाइज 2 व्हीलर्स का टर्न अराउंड आ रहा है, 4 व्हीलर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल अच्छा कर रहे हैं। तीसरा आप देख सकते हैं इसमें सीमेंट, जो मैं कहता रहा हूं पहले भी, मुझे लगता है कि टर्न अराउंड आएगा सीमेंट में, अगले 2-3 महीने में आपको मौका मिल जाएगा। और चौथा है, बहुत ही ये स्टॉक पिकर मार्केट बन गया, मैक्रो मार्केट नहीं है, तो एकदम तेजी से मार्केट नहीं दौड़ेगा, बट स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा देंगे। तो स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप जो आप देख रहे हैं, उसमें अगर आप देखते रहिए, जहां पे 3-4 चीजें आप देख सकते हैं जिनका कैश फ्लो अच्छा है कंपनीज का, और ये मार्केट है ग्रोथ में जाने का। वैल्यू आप मत देखिए, वैल्यू के बहुत है, मेटल्स हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गया, उनको देर लगेगी। मेटल्स अनिल जी, मैं पढ़ रहा था उस दिन कि अगर चाइना को 90% स्टील कैपेसिटी में आना है तो पूरा जापान और पूरा यूरोप का स्टील आपको बंद करना पड़ेगा, तब जाके चाइना 90%। तो इतनी ओवर कैपेसिटी में आप कैसे मुनाफा बना पाएंगे? चाइना डंप कर रहा है 40% बिलो द कॉस्ट यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए बगा साहब, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बाजार इस बीच हफ्ते का पहले दिन काफी शांत शुरुआत करता हुआ दिखा, लेकिन एक्शन है सेंसेक्स निफ्टी के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन कमोडिटी बाजार में किस तरह की शुरुआत रहेगी इस पर भी नजर रखेंगे हम। हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष, जो बताएंगे आपको क्या है
कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और सबसे पहले देखते हैं कमोडिटी मार्केट्स में किस तरह की ओपनिंग हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर कच्चा तेल प्रेशर के साथ कामकाज। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र ऑलमोस्ट 1 से 2% तक की कमजोरी है। कमजोरी क्यों है मैं आगे हाईलाइट करूंगा, लेकिन कच्चे तेल में एक्सपेक्टेड है कि कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट नेचुरल गैस तो अर्ली एशियन ट्रेड्स में 3% का दबाव दिखा रहा है। सोने और चांदी में भी कमजोरी के साथ ही आज शुरुआती कामकाज एशियाई बाजारों में दबाव का ही है। 2/3 से 1% की नमी है, कमजोरी है, और इसीलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स वापस उछाल दिखाता हुआ जो डॉलर में मजबूती है वो दबाव बना रही तमाम कमोडिटीज पर। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर भारतीय बाजार में शुरुआत होती हुई 3% कमजोर, 85 रुपए नीचे 2749 के लेवल्स। क्यों दबाव है ध्यान रखें, एक तो दुनिया भर में चिंता है वो ग्लोबल सप्लाई ग्लट को, यानी कि एक्सेस सप्लाई जो है उसके चलते प्रेशर लगातार बना हुआ है, और साथ साथ अमेरिका में इन्वेंट्रीज में एक बार फिर से पाइल अप देखने को मिल रहा है, एक बार फिर से इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आई और इसीलिए कच्चे तेल में दबाव है। हालांकि कमजोरी बहुत ज्यादा क्यों नहीं है, एक तरफ ये हो सकता है कि अमेरिका में लगातार वो जो क्रूड का आउटपुट है वो कम हो रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, अमेरिकी ड्रिलर्स ने इस बार फिर से बीते हफ्ते 10 ऑयल रिग्स कम करी हैं, तो अगर बीते 12 हफ्तों की बात करेंगे तो उसमें से 11 हफ्तों में रिग्स में कमी देखने को मिली है। और दूसरा सीजनल डिमांड पिकअप होता है, यूएस में ठंड का समय है तो इसके चलते शायद प्रेशर ना हो, लेकिन कमजोरी के साथ कामकाज यहां पे होता हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू बाजार में जो दबाव है उसका असर देखने को मिल रहा है। मैं नेचुरल गैस में उससे पहले मैं बुलियन पे जाना चाहूंगा। सोना आपकी स्क्रीन पर आएगा, कमजोरी के साथ कामकाज है। 6 साल के लोज, 6 साल के निचले स्तरों के आसपास 0.5% की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार में शुरुआत होती हुई, क्योंकि डॉलर में मजबूती है। मैं हाईलाइट करता, डॉलर इंडेक्स 99.9 के लेवल पे पहुंच चुका है। साल के हाईज 100.3 के थे, तो ऑलमोस्ट साल के हाईज पर डॉलर में मजबूती इस बात से आ रही है क्योंकि ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है कि दिसंबर में शायद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा। सोने और चांदी के लिए एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखें, हालांकि मीटिंग तो असली जब है वो 16 दिसंबर को एफओएमसी की मीट, लेकिन कहा जा रहा है वहां पे आज भी एक अर्जेंट आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है फेडरल रिजर्व द्वारा। कहा जा रहा है कि जो एक ब्रशअप मीट हो सकती है, यानी कि स्थिति का जायजा लेने के लिए मीट हो सकती है और उसमें कुछ दरों में माइनर फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादातर लोग आंकलन ये निकाल रहे हैं कि शायद ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला आज से शुरू ना हो, वो 16 दिसंबर की बैठक से ही शुरू होगा। लेकिन एक और वो सिचुएशन है जिसको आपको नजर रखनी चाहिए। चांदी आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल मार्केट्स में 1% कमजोरी, भारतीय बाजारों में 2/3 0.5% के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत हुई। तो बुलियन मार्केट दबाव में, कच्चा तेल प्रेशर में, इनफैक्ट नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर आई थी, मैं देख रहा था, अच्छा खासी कमजोरी है। 3% अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, 4% भारतीय बाजारों में। तो बुलियन में, एनर्जी में तगड़ी पिटाई होती हुई। इनफैक्ट एनर्जी पे एक इंटरेस्टिंग टेक मैं पढ़ रहा था, वेनेजुएला के ऑयल मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि ओपेक को अपना प्राइस वॉर जो चल रहा है उसे कम करने की जरूरत है, उसे ठीक करने की जरूरत है, कच्चे तेल के मार्केट्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। इस बीच कॉपर आपकी स्क्रीन पर बेस मेटल्स में 2% की कमजोरी के साथ 5.5 रुपए नीचे खुलता हुआ। निकेल में 3.5% का दबाव है, 20 रुपए नीचे कमोडिटी खुलती हुई। एल्यूमिनियम में 3/4% से ज्यादा की कमजोरी, 75 पैसे नीचे। लेड 1.5 से 1.25% की कमजोरी है और ये तमाम कमोडिटीज अपने मल्टी ईयर लोज के आसपास कामकाज कर रही हैं। कॉपर के केस में तो आपको बता चुका हूं मैं, 2009 के बाद के निचले स्तर अब हम देख रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 6-7 साल की कमजोरी रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी स्क्रीन पर। तो सोने के मार्केट 6 साल के लोअर लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहे हैं। बेस मेटल्स मल्टी ईयर लोज पे, कॉपर 6 सालों के लोज पर है। कच्चे तेल में तगड़ा प्रेशर है और एग्री आपकी स्क्रीन पर। सोया ऑयल 1.25 रुपए नीचे 610-609 रुपए के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई। सोयाबीन में 15 रुपए की कमजोरी, 1/3% झटक चुका है। क्रूड पाम ऑयल में 2.10 रुपए की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई, 0.5% दबाव के साथ यहाँ पे शुरुआती कामकाज। मस्टर्ड सीड में 5 रुपए की कमजोरी है, 4,800 के लेवल्स पर यहाँ पे कामकाज। चने में 2/3% का दबाव है, 35 रुपए नीचे 5,000 के लेवल्स पर यहाँ पे शुरुआत। शुगर में यानी कि चीनी में 5 रुपए की कमजोरी है, 2692 के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई। वीट में 2 रुपए के आसपास का दबाव है, 1651 के लेवल्स पे शुरुआत होती हुई। तमाम एग्री कमोडिटीज भी ज्यादातर दबाव के साथ कामकाज कर रही है। रेस्पाइट जीरा में 55 रुपए का उछाल, 1/3% बढ़त, 15,700 के लेवल्स पर यहाँ पे ट्रेड।
कोरिएंडर 88 रुपए ऊपर, ऑलमोस्ट पौन से 1% की मजबूती 10,550 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआत हुई है। और इस बीच रुपया आपकी स्क्रीन पर 99.87 डॉलर इंडेक्स, और मैं कह रहा था आपसे 100.3 के ईयर हाईज हैं। इस साल डॉलर इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 10-10.5% की मजबूती दिखा दी है। रुपया आपकी स्क्रीन पर 66.28 के लेवल्स, कल 66.18 पे क्लोज हुआ था। कल से मेरा मतलब है शुक्रवार को 10 पैसे की कमजोरी के साथ यहां पे कामकाज होता हुआ। इस बीच एक बार क्विकली एग्री कमोडिटीज पे जो पिक्स आई हैं वो पढ़ लीजिए। एंजल कमोडिटीज जॉट डाउन करें आप, 3,950 रुपए पर सोयाबीन में बिकवाली करने की सलाह, 3,840 रुपए का टारगेट, 3,990 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। दूसरी कमोडिटी जो एंजल कमोडिटीज रिकमेंड कर रहा है वो है कैस्टर सीड्स, बिकवाली करने की सलाह, 4,210 के लेवल्स पर बिकवाली निषेध करें, 4,110 का टारगेट, 4,270 का स्टॉप लॉस। अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट्स में कमजोरी। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग, इस प्रेशर को समझाने के लिए और आज मैं फिर क्या रणनीति बनाऊं, इस पे बातचीत करने के लिए इंडियन ब्रोकिंग के कमोडिटीज के एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। हालांकि गुड मॉर्निंग तो कहना नहीं चाहिए, मॉर्निंग सर। तमाम कमोडिटीज में प्रेशर है, कच्चा तेल अच्छे खासे दबाव के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में, लाइकवाइज इंडियन मार्केट्स पे कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। सर क्या ये कमजोरी यहां से घर आएगी, क्या बिकवाली निषेध करूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, हमने देखा था लास्ट वीक क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ती नजर आई थी। मार्केट जो है इस टाइम सप्लाई फुल है मार्केट में, और हम देखें तो जो इन्वेंट्रीज है कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है प्राइस में वो हावी हो सकता है। करंटली अगर हम देखें नाइमेक्स में तो प्राइस करीबन 41.11 के आसपास चल रहे हैं और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हावी है। मॉर्निंग से ही प्राइस नाइमेक्स में गिरते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी जो प्राइस है वो नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। वीकली बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी मार्केट में करेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में हावी रह सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए, नीचे करीबन 2700 रुपए तक और कॉमेक्स में करीबन $40 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका में आउटपुट डिक्लाइन होना, वो जो ड्रिलर्स लगातार ऑयल रिग्स कम कर रहे हैं, या फिर वो जो सीजनल डिमांड की ज्यादा तो लोग बात करते थे कि अमेरिका में ठंड का सीजन, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं बन रहा है इस समय कीमतों के लिए? देखिए, जो डिमांड है उससे ज्यादा इस बार हम देखें तो इन्वेंट्री है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो उतना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, क्योंकि ड्रिलिंग काफी हुआ है। अगर हम देखें, इवन अगर हम देखें तो ईरान का सैंक्शन भी अब खुल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से भी जो आउटपुट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि डिमांड का जो फैक्टर है इस बार जितना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है जितना कि सप्लाई का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही एक मेजर फैक्टर है जो कि क्रूड को नीचे में दबाव दे रहा है। ओके, सोने में अच्छी खासी कमजोरी, 6 साल के लोज के आसपास कामकाज, मेरे ख्याल से वो जो डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है, या फिर जो उम्मीदें अब ज्यादातर बाजार लगा के बैठा है कि 16 दिसंबर को एफओएमसी की जो बैठक होगी उसमें शायद ब्याज दरें बढ़ना अब ऑलमोस्ट तय नजर आ रहा है। अनुज जी, तो सोना और प्रेशर झेलेगा क्या? इसमें भी बिकवाली करने की अभी भी मौके ढूंढूं मैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो गोल्ड में मॉर्निंग से ही सेलिंग प्रेशर है। इवन अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी करीबन 0.28% मॉर्निंग से ही तेजी की तरफ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका रेप्लिकेट यहाँ गोल्ड में देखने को मिल रहा है और मार्केट एक करेक्ट मोड में चल रहा है। इवन 1070 का मॉर्निंग में मार्केट करीबन 1067.35 का कॉमेक्स में लो मारा था। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर भी हावी होता हुआ दिखाई दिया। तो इंडियन मार्केट भी आज करेक्ट में खुली है। इंडियन रुपीज भी थोड़ा आज एप्रिशिएट हो सकता है हमें लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। डॉलर इंडेक्स की वजह से गोल्ड में एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। और अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वहाँ पर भी नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी नेगेटिव ही ट्रेंड रहेगा। और अगर हम वीक ऑन वीक की बात करें तो वहाँ भी एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा, रुपये की बात छेड़ी, रुपये में कमजोरी है, आज डॉलर में लगातार जो स्ट्रेंथ आ रहा है उस लिहाज से तो हम काफी हद तक कहना चाहिए हमारी करेंसी रेजिलिएंट थी, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव हमने नहीं झेला। अभी भी क्या कॉल बरकरार है इंडियन करेंसी को लेकर, या अब लग रहा है दबाव गिराएगा? रणनीति क्या बनाऊं नियर टर्म के लिहाज से सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो मार्केट पिछले एक हफ्ते पूरे टाइट रेंज में रहा है। नीचे करीबन 66 और ऊपर में करीबन 66.70। तो इस रेंज में मार्केट रेंज मूव करता हुआ दिखाई दिया। हमने ये भी देखा है कि मार्केट लोअर लेवल से बाउंस होता भी दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा था कि अपनी जो कंडीशन इकोनॉमी की जहाँ पर एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं और इक्विटी मार्केट भी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फैक्टर्स की वजह से जो भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोअर लेवल से मार्केट में बाउंस होता हुआ भी दिखाई दिया। मुझे लगता है कि 66 का एक जो
महत्वपूर्ण लेवल है वो काफी वॉचफुल रहेगा। 66 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे क्लोज होगा तो ही हम मार्केट में थोड़ी करेंसी में तेजी आते हुए देखेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स यहाँ पे करना चाहिए, और अगर प्राइस 66.60 के आसपास है तो यहाँ पे बिकवाली करके चलें। अच्छा, मैं वेनेजुएलन ऑयल मिनिस्टर की बात कर रहा था जिनके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। किसी ने उनसे पूछा कि 2016 में वो ऑयल की कीमतें कहां देख रहे हैं, तो उनका स्पेसिफिक स्टेटमेंट था कि अगर ओपेक एक्ट नहीं करता, अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करता 2016 में भी, तो शायद मिड-20s में आपको कच्चे तेल की कीमतें पहुंचती हुई नजर आएंगी, जो आज इस समय $40-45 के आसपास हैं। अगर ओपेक ने यहाँ पे कुछ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स नहीं दिखाए, एकजुट नहीं हुआ, तो शायद मिड-20s, आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ $15-16 तक जाता हुआ नजर आएगा। अनुज जी, वाकई आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए बिल्कुल, सप्लाई जी, क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरा डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर। इवन अगर सप्लाई अगर स्ट्रांग रहती है तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस पर दबाव देखने को मिलेगा। इवन अगर हम देखें तो डिमांड एंटिसिपेशन है कि बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं अगर डिमांड बढ़ती है बट अगर सप्लाई उससे ज्यादा रहती है तो हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अगर ओपेक कोई स्टेप नहीं लेता है तो डेफिनेटली जो क्रूड के प्राइस है वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ओके अनुज जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तमाम कॉल्स आपकी स्क्रीन पर है जो अनुज ने बातचीत करी हमसे। कच्चे तेल में बिकवाली करने के इंट्राडे में भी मौके ढूंढने, दबाव भी देखने को मिलेगा। बाकी एग्री कमोडिटीज भी अनुज की सलाह है, सोयाबीन और जो मैंने रीड करा था दूसरा कैस्टर सीड, बिकवाली करने की रणनीति। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, नोट डाउन करें। लेकिन यहाँ पे एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स पे फोकस करें। Share Innovates presents Share Deal Stocks.